और हमारे यहाँ जिंदगी भर पढ़ते रह जाते हैं, फिर भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती। ब्रिटिश ने इंडियंस को स्ट्रांग बनाने के लिए एजुकेशन की शुरुआत नहीं की कि इंडियंस टीचर को केवल ब्रिटिश की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत में लाखों डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स पाने के लिए स्ट्रगल करना। इंडिया का सबसे पॉपुलर डायलॉग यह है कि शर्मा जी के बेटे ने 98% लाया है। कई यूनिवर्सिटीज का सिलेबस 20 से 30 सालों से अपडेट नहीं किए गए। भारत में हर साल लगभग 10 मिलियन ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फी हर साल 50,000 से 3 लाख के बीच होती है, जिससे लोअर इनकम वाले फैमिलीज के लिए या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। इनको छोड़ो, इनसे ज्यादा तो कोचिंग सेंटर्स कमा रहे हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहे तो उनको लोन्स लेना होगा। वे रोजाना 12 घंटे से अधिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में फेल होने के कारण कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को पैसा कमाने की मशीन मानते हैं। इंडिया अभी भी स्कूल लेवल पर AI और कोडिंग एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में पीछे है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसका वैल्यू 58,000 करोड़ रुपए है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुरू में गुरुकुल पर बेस्ड था, जहां स्टूडेंट यानी शिष्य अपने टीचर्स यानी गुरु के साथ रहते थे। गुरुकुल शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। गुरु मीन्स शिक्षक और कुल मीन्स परिवार या घर, जहां शिष्य अपने गुरु के साथ एक ही घर में रहते थे। गुरुकुल में एजुकेशन केवल टेक्स्ट बुक्स तक ही नहीं थी, बल्कि इसका एम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ सहित कई डेवलपमेंट इन्वॉल्व थे, जिसका प्राइमरी गोल ऐसे इंडिविजुअल्स को तैयार करना था जो इंटेलिजेंट, एथिकल और स्किल्ड हो। जनरली 5 से 8 साल की एज में स्टूडेंट्स उपनयन सेरेमनी यानी पवित्र धागा सेरेमनी के माध्यम से गुरुकुल में एंटर लेते थे, और यह सिस्टम वैदिक पीरियड 1500 BCE से 500 BCE के दौरान फेमस थी, और ब्रिटिश रूल के दौरान फॉर्मल स्कूल द्वारा गुरुकुल को हटा दिया गया। अब चलिए ये जानते हैं कि गुरुकुल में एजुकेशन कैसे दी जाती थी। क्योंकि उस समय कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, इसलिए नॉलेज वर्बली रूप से ही ट्रांसफर किया जाता था, जिसमें स्टूडेंट स्क्रिप्चर्स, मैथमेटिकल फार्मूलाज और फिलोसफिकल टेक्स्ट को याद करते थे। वर्बली का मतलब होता है कि एक बार टीचर ने कुछ बोल दिया तो स्टूडेंट को याद हो जाता था। आज की जो रटने वाली एजुकेशन है, इसका अपोजिट में गुरुकुल में स्टूडेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डिस्कशंस और डिबेट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता था। उस समय स्टूडेंट्स केवल रिटन टेक्स्ट बुक्स पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि वे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और डेली एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते थे। स्टूडेंट को योग, मेडिटेशन और चैंटिंग के थ्रू मेंटल डिसिप्लिन को ट्रेन किया जाता था, जिससे उनकी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन में इंप्रूव होता था। गुरुकुल में एजुकेशन 12 से 16 साल तक चलती थी, जो सब्जेक्ट और स्टूडेंट की प्रोग्रेस पर डिपेंड करता था कि वो कितना जल्दी पढ़ाई को खत्म कर सकते हैं। पढ़ाई पूरी होने पर स्टूडेंट सोसाइटी में लौटने से पहले समवर्तन यानी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, उसके बाद सोसाइटी में लौट जाते हैं। और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रटना होता है। इधर दिन भर रट कर याद करो और उधर एग्जाम में उल्टी कर दो, यानी एग्जाम में लिखने के बाद उसको भूल जाओ। फिर तो यही बात हो गई कि रटंत विद्या और घटंत बुद्धि। और हमारे यहाँ जिंदगी भर पढ़ते रह जाते हैं, फिर भी उनको कोई जॉब नहीं मिलती। यहाँ तक कि गुरुकुल में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन भी दी जाती थी। तो चलिए इन सब चीजों को जानते हैं। पहला, साइंस और मेडिसिन, और इसमें आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स थे। इंडियन मेडिसिन सिस्टम हर्बल ट्रीटमेंट, सर्जरी और होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स पर फोकस करते थे। स्टूडेंट्स को प्लानेटरी मूवमेंट्स, सोलर और लूनर साइकिल्स और एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में एजुकेट किया जाता था। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे एंशिएंट मैथमेटिशियन ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस में स्टडी किया जिन्होंने जीरो, अलजेब्रा और एडवांस ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन दिया। टेम्पल्स, टाउन्स और इरिगेशन सिस्टम के कंस्ट्रक्शंस के लिए वास्तुशास्त्र यानी एंशिएंट आर्किटेक्चरल साइंस का नॉलेज दिया जाता था। दूसरा, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र जैसे वैदिक टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे। उस समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर डिबेट्स होते थे। धर्म मीन्स धार्मिकता, अर्थ मीन्स संपत्ति, काम मीन्स इंद्रियों का आनंद लेना यानी जो मन में आए वो कर लेना, और मोक्ष मीन्स जन्म मरण से मुक्त हो जाना। आज के समय में न धर्म है न मोक्ष है, सिर्फ अर्थ और काम रह गया है। तीसरा, मिलिट्री ट्रेनिंग, धनुर्वेद। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, रेसलिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट सहित वेरियस डिसिप्लिन को इन्वॉल्व किया गया था। ये प्रैक्टिस क्षत्रिय स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थे, जिन्हें सेल्फ डिसिप्लिन और वॉरफेयर टेक्निक्स में ट्रेन किया जाता था। चौथा, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स,
यानी अर्थशास्त्र। इसमें स्टूडेंट्स को गवर्नेंस, स्टेट क्राफ्ट, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग दिया जाता था। और पांचवा आर्ट्स एंड म्यूजिक। इसमें क्लासिकल म्यूजिक यानी समावेद, डांस, पेंटिंग और स्कल्पचर ये करिकुलम का हिस्सा थे। गुरुकुल में गुरु हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे और उनका सम्मान माता पिता की तरह किया जाता था। गुरु फीस नहीं लेते थे, बल्कि अपने स्टूडेंट्स द्वारा दी जाने वाली हर चीज को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेते थे। और आज के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वे कहेंगे कि ये कोर्स 5 लाख का है तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। कुछ फेमस गुरु के नाम है विश्वामित्र, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य और चाणक्य हैं। गुरुकुल में स्टूडेंट्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे। वे ह्यूमिलिटी और रिलायंस डेवलप करने के लिए खाना बनाना, सफाई करना और गुरु की सेवा करना जैसे डेली काम करते थे। और आज के गुरु हमारे प्रेमानंद जी महाराज है। इनकी वजह से पूरी दुनिया सुधर गई है। और ये जो अध्यात्म के बारे में बताते हैं, इनके जैसा कोई और नहीं बताता है। गुरुकुल में स्टूडेंट्स ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे तक मेडिटेशन और योग करते थे। फिर इसके बाद क्लासेस चलती थी जिसमें वैदिक स्टडीज, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी। फिर दोपहर में स्टूडेंट्स ने साइंस एक्सपेरिमेंट्स और वॉरफेयर ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज के माध्यम से जो सीखा था उसका प्रैक्टिस किया। और फिर शाम को स्पिरिचुअल चैंटिंग, कॉन्टेम्पलेशन यानी चिंतन और सेल्फ स्टडी करते थे। और फिर इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग में रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, आर्चरी और एथलेटिक्स सीखते थे। कुछ मुगल और ब्रिटिश रूलर्स ने अटैक करके गुरुकुल के जगह पर मदरसे और ब्रिटिश स्कूल स्टैब्लिश कर दिए। इसके बाद ब्रिटिश ने भारत में अपना एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दिया। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी। इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन मैसेज के बीच कॉम्प्रोमाइजर के रूप में काम करने के लिए इंग्लिश बोलने वाले की भी जरूरत थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि गुरुकुल को हटाकर अपना एजुकेशन लगा दिया और इस एजुकेशन का एम सिर्फ नौकर बनाना था। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैकाले कौन था। तो मैकाले एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन था और इसने ही इंडिया में कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। इसमें मैकाले ने लिखा है कि मैंने पूरे भारत की यात्रा की और मैंने एक भी आदमी को भिखारी या चोर नहीं देखा। मैंने इस कंट्री में इतने संपत्ति, इतने हाई मोरल वैल्यूज, इतनी कैलिबर यानी क्षमता वाले लोग देखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे। इसके स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को तोड़ना होगा। इसकी पुरानी एजुकेशन सिस्टम और कल्चर को बदलना होगा। इंडियंस अगर ये मानने लगे कि जो फॉरेन है, जो इंग्लिश है, वो हमसे कुछ बेहतर हमें दे रहे हैं, तो वो अपना सेल्फ एस्टीम खो देंगे और अपने कल्चर को भूल जाएंगे। और यही जो हम चाहते हैं तब हम उन पर राज कर पाएंगे। मैकाले इंडिजिनियस गुरुकुल और पाठशालाओं को धीरे धीरे बंद कर दिया। मैकाले का एक फेमस स्टेटमेंट है, हमारा एम एक ऐसा क्लास स्टैब्लिश करना है जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिया बन सके जिन पर हम रूल करते हैं। दुभाषिया का मतलब होता है कि जो 2 लैंग्वेजेस का नॉलेज रखता हो, ऐसे लोगों का क्लास जो ब्लड और कलर में भारतीय हो लेकिन टेस्ट, आइडियाज, मोरल्स और बुद्धि में ब्रिटिश हो। ब्रिटिश ने इंडियंस को स्ट्रांग बनाने के लिए एजुकेशन की शुरुआत नहीं की, बल्कि हजारों इंडियंस को क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स के रूप में ट्रेन किया गया। इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाकर उन्होंने भारत की कल्चर को खत्म कर दिया, जिसके कारण इस सिस्टम ने रटने और याद रखने की प्रोसेस को बढ़ावा दिया। और इस एजुकेशन मॉडल ने एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी और इंडिजिनियस साइंटिफिक प्रोग्रेस को खत्म कर दिया, जिससे भारत इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअल रूप से ब्रिटेन पर डिपेंड हो गया। इसके बाद साल 1813 में ब्रिटिश ने चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्रिटिश ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की परमिशन दे दी। क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है कि क्रिश्चियन अपने कम्युनिटी से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को अपने धर्म के बारे में बताकर उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह ब्रिटिश ने क्रिश्चियन को अलाउ कर दिया कि वो उनके इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करे। ब्रिटिश ने भारत को सिटीजन बनाने का दावा किया, लेकिन वास्तव में वे ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर्स को खत्म कर रहे थे। उन्होंने संस्कृत और फारसी एजुकेशन के लिए पैसा देना बंद कर दिया और इस एजुकेशन सिस्टम का एम गवर्नमेंट जॉब्स बनाना था। इसके बाद साल 1854 में ब्रिटिश ने उर्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस किया, जिसे मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहता है। इसमें ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम के 3 टायर दिए, पहला प्राइमरी स्कूल, दूसरा हाई स्कूल और तीसरा यूनिवर्सिटीज। और साल 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट की गई और उर्स डिस्पैच के बेस पर भारत में मॉडर्न यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। रिकमेंडेशन
यह थी कि इंडियन टीचर को केवल ब्रिटिश की जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उन्होंने साल 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे यूनिवर्सिटीज पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया और स्टूडेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेने से बैन कर दिया। और ये सिस्टम आज भी स्कूलों पर इफेक्ट कर रहा है। अक्सर इंग्लिश मीडियम के स्कूलों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्किल बेस्ड एजुकेशन के जगह पर रूट लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देने के बजाय जॉब्स पर फोकस किया जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो एजुकेशन सिस्टम को कई गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 1947 में केवल 18% पॉपुलेशन था। उस समय भारत में अधिकांश स्कूल्स अर्बन एरियाज में थे, जिससे रूरल एरियाज में एजुकेशन की पहुंच नहीं थी। ब्रिटिश का जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था वो तो आगे जारी रहा, जिससे स्किल पर ध्यान देने के बजाय थ्योरी पर ध्यान दिया गया। उस समय स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई थे, जिसके कारण कई गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे। एंशिएंट साइंस, आर्ट्स और फिलोसफी जैसे इंडियन नॉलेज को ज्यादातर इग्नोर कर दिया जाता था। भारत को एक एक्सेसिबल, स्किल बेस्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। साल 1964 और 1966 में 10+2+3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कोठारी कमीशन कहते हैं। जो 10+2+3 स्ट्रक्चर है, 10 साल का स्कूल, 2 साल की हायर सेकेंडरी और 3 साल का कॉलेज है। और कॉलेज आज 4 साल का हो गया है। 10+2+3 सिस्टम नेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर बन तो गई है, लेकिन रूट लर्निंग, इनइक्वालिटी या स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी के कारण ये इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। इसके बाद साल 2009 में राइट टू एजुकेशन RTE इंट्रोड्यूस हुआ, जो 6 से 14 साल की एज के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार देता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन भी फेल हो गया, क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन तो अवेलेबल थी, लेकिन ट्रेन टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। स्किल बिल्डिंग के बजाय क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है। करिकुलम, टीचिंग मेथड्स और एम्प्लॉयबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो मिली, लेकिन उन्होंने हायर स्टडीज जारी नहीं रखी, जिसके कारण स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ने लगा। कई डिकेड्स के बाद भारत ने साल 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। उन्होंने 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 सिस्टम को 4 स्टेज में बदल दिया। पहला फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का है, दूसरा प्रेपरेटरी स्टेज 3 साल का है, तीसरा मिडिल स्टेज ये भी 3 साल का है और चौथा सेकेंडरी स्टेज 4 साल का है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज पर फोकस करना है। क्लास 6 से कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया गया और बोर्ड एग्जाम पर कम प्रेशर दिया गया। लेकिन इस सिस्टम में भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एग्जाम प्रेशर और रटने की आदत तो स्कूलों में आम बात है, जहां स्कूल कंसेप्ट समझाने के बजाय मैथ्स पर फोकस करवाते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर की कमी के कारण ग्रेजुएट्स को अक्सर रियल वर्ल्ड में जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। भारत में लाखों डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बजाय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज, टीचर्स और डिजिटल रिसोर्सेज की कमी है। जितना ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल होगा, उतना ही बेटर एजुकेशन आपको मिलेगा। अब चलिए ये जानते हैं कि रूट लर्निंग होता क्या है। तो रूट लर्निंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट किसी चीज को समझे बिना उसे याद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मीनिंग को समझे बिना बार बार डिफिनेशन और फॉर्मूला को याद करते रहते हैं। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके कंसेप्ट को समझे बिना आंसर को वर्ड बाय वर्ड याद करेंगे। वे केवल एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे और उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। एग्जाम में तो वे ज्यादा मार्क्स तो ला लेते हैं, लेकिन रियल नॉलेज और एप्लीकेशन स्किल्स उनके पास नहीं होता है। चलिए एक रूट लर्निंग का एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वह उसके डेट्स और इवेंट्स को याद कर लेगा, लेकिन वह यह नहीं समझेगा कि ये इवेंट्स क्यों हुए थे और सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। स्कूल्स रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कशन को इंकरेज करने के बजाय स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स याद करने के लिए फोर्स किया जाता है। हमारा एम सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि एग्जाम में हायर मार्क्स लाना है। यहाँ तक कि जेईई, नीट और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बजाय याद करने पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम में कम नंबर न आए, इसके लिए उन्हें डरवाया जाता है, ताकि अगले बार से वे एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। अगर एग्जाम में बच्चों का अच्छा नंबर आ जाए तो माता पिता और रिलेटिव्स यही कहेंगे कि फ्यूचर में यही कुछ बड़ा करेगा, लेकिन कम नंबर आए तो ये नालायक है, ये लाइफ में कभी सफल हो ही नहीं सकता। इससे वो डिप्रेशन में चला जाएगा और करने के बारे में सोचने लगता है। इंडिया का सबसे पॉपुलर डायलॉग ये है कि शर्मा जी के बेटे ने 98% लाया है और तुम कितना मार्क्स लाए हो। शर्मा जी के बेटे ने बड़ा घर बना लिया, लेकिन तुम अभी जॉब की तलाश कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंजीनियर है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन वह एक सिंपल मशीन रिपेयर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ थ्योरी याद किया था, लेकिन कभी भी रियल टूल्स के साथ काम नहीं किया था। आज इंडियन स्टूडेंट्स को मार्केट में जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला चाहिए, लेकिन
इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं है। कई इंजीनियरिंग और एमबीए ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, इसीलिए वे बेरोजगार है। स्टूडेंट्स अपने कंट्री का पढ़ाई छोड़कर यूएस, कनाडा और जर्मनी पढ़ने चले जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ बेटर एजुकेशन मिलता है। एग्जाम के इंपोर्टेंस को कम करने के लिए स्कूलों को रटने की बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस कराना चाहिए। स्टूडेंट्स को रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेज को पुराने बुक्स के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप, एआई और कोडिंग के बारे में सिखाना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज का सिलेबस 20 से 30 सालों से अपडेट नहीं किए गए हैं और ना ही उसमें एआई, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन या एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व है। यूएस, जर्मनी और चाइना जैसे कंट्रीज ने स्कूल में एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन इंडियन स्कूल में अभी भी एमएस ऑफिस और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे पुराने कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 10 मिलियन ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जॉबलेस या अनएम्प्लॉयड होते हैं। नेस्कॉम और एस्पायरिंग माइंड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 94% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अभी भी बेरोजगार है। आज गवर्नमेंट जॉब्स पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब्स न होने के कारण लाखों ग्रेजुएट यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वे अक्सर खुद को किसी करियर बैकअप के पाते हैं। इंडिया हर साल में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन केवल 6% को ही कोर इंजीनियरिंग जॉब्स मिल पाती है। बाकी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या अनरिलेटेड करियर को अपना लेते हैं, जैसे बैंक और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। इंडिया में 5,900 से अधिक एमबीए कॉलेज है, लेकिन केवल आईआईएम जैसे टॉप टायर इंस्टीट्यूशन ही एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं। एक एग्जांपल देख लो, एमबीए चाय वाला का कोई जॉब नहीं मिला तो टी का बिजनेस खोल दिया और इसी से वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में क्यों करवाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनक्वालिफाइड टीचर्स और लो क्वालिटी वाली एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है। इसी के कारण लाखों माता पिता फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बावजूद भी अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। साल 2023 में 52% इंडियन स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिए थे और साल 2022 में 28%। प्राइवेट स्कूल्स की फी हर साल 50,000 से 3 लाख के बीच होती है, जिससे लोअर इनकम वाले फैमिलीज के लिए यह अफोर्डेबल नहीं होता है। और आज एजुकेशन सिस्टम एक क्लास बेस्ड सिस्टम में बदल गई है, जहां केवल अमीर लोग ही अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन ले सकते हैं। भारत में हायर एजुकेशन के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा फी लेते हैं, जिसमें डोनेशन, कैपिटेशन फीस और हिडन चार्ज है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटेशन फीस क्या होता है। कैपिटेशन फी एक इलीगल एडवांस पेमेंट है जो स्टूडेंट्स को कॉलेज में सीट सिक्योर करने के लिए देना पड़ता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन होने के बावजूद भी यह अभी भी चल रहा है। कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल बीटेक डिग्री के लिए 15 से 25 लाख चार्ज करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। कई प्राइवेट एमबीए इंस्टीट्यूट 15 से 25 लाख रुपए फीस लेते हैं, लेकिन हाई पेइंग जॉब्स की गारंटी नहीं देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स कर्ज में डूब जाते हैं। इनको छोड़ो, इनसे ज्यादा तो कोचिंग सेंटर्स कमा रहे हैं। अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोचिंग बहुत जरूरी है। लाखों स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं और इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से 15,000 करोड़ का कोचिंग इंडस्ट्री बना है। जो टॉप कोचिंग सेंटर्स हैं वे हर साल 1.5 लाख से 5 लाख रुपए फी लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसका वैल्यू 58,000 करोड़ रुपए है। स्टूडेंट्स अक्सर कोटा, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कोचिंग, हॉस्टल्स और स्टडी मटेरियल्स पर काफी खर्च होता है और ज्यादा स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज और यहाँ तक कि भी कर लेते हैं। बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एजुकेशन को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना लिया है। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रियल एजुकेशन प्रोवाइड किए बिना ही डिग्री सेल करते हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा मात्रा में एजुकेशन पर खर्च तो करते हैं, लेकिन फिर भी वे बेरोजगार है। अगर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहे तो उनको लोन्स लेना होगा, अपनी प्रॉपर्टी को बेचना होगा। स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इशू का सामना करते हैं और भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 1.2 लाख करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन बाकी है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में 25% टीचर एब्सेंट होते हैं और जो 50% टीचर स्कूल में प्रेजेंट होते तो है लेकिन पढ़ाते नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में ना ही बढ़िया क्लासरूम है, ना ही साफ टॉयलेट्स है, ना ही साफ पीने की पानी, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही डिजिटल और लाइब्रेरी फैसिलिटीज है। 30% गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स है। केवल 60% गवर्नमेंट स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट्स है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन के दौरान
दौरान लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। राजस्थान के कुछ स्कूल्स में एक क्लास में 100 बच्चों पर एक ही टीचर पढ़ाता है और वहीं यूपी और बिहार में बढ़िया टीचर न होने के कारण कई टीचर्स को एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ रहा है। साल 2023 में ASER रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 5 के 50% से अधिक स्टूडेंट्स क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। क्लास 8 के 70% से अधिक स्टूडेंट्स को मैथ में बेसिक डिवीजन नहीं आता और 35% से अधिक स्टूडेंट क्लास 10 पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि ना ही बढ़िया टॉयलेट्स है और ना ही बढ़िया टीचर्स है। जेईई में हर साल 1.5 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन उनमें से केवल 2% ही सिलेक्ट होते हैं। 2.2 मिलियन से अधिक एस्पिरेंट्स मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन केवल 5 से 7% ही गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए क्वालिफाई होते हैं और 1 मिलियन से अधिक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पास हुए हैं, लेकिन 0.1% से भी कम IAS, IPS और IFS ऑफिसर ही क्वालिफाई हुए हैं। वे रोजाना 12 घंटे से अधिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में फेल होने के कारण खुद को बेकार समझते हैं। माता पिता और सोसाइटी को निराश न करने के डर से करने के बारे में सोचने लगते हैं। कोटा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा कोचिंग हब है जो IIT और नीट एस्पिरेंट्स को तैयार कराता है, लेकिन एकेडमिक प्रेशर के कारण यह का सेंटर बन गया है। लास्ट डिकेड में 200 से अधिक स्टूडेंट्स ने किया है। साल 2023 में 26 स्टूडेंट किया, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। स्ट्रेस और फेलियर के डर के कारण हर महीने के मामले सामने आते हैं। कोटा में स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स मिनिमम ब्रेक के साथ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें डेली 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करनी होती है। हॉस्टल्स में रहने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स अकेले रहते हैं तथा उन्हें फैमिली और फ्रेंड्स से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई स्टूडेंट्स को डर रहता है कि अगर वे जेईई नीट पास करने में फेल हो गए तो उन्हें माता पिता का सामना करना पड़ेगा। उनके पास ना ही स्पोर्ट्स, आर्ट्स और आराम करने का समय मिलता है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को पैसा कमाने की मशीन मानते हैं और उनके मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। 16 साल का जेईई एस्पिरेंट्स वैभव ने मॉक टेस्ट में फेल होने के कारण उसने नोट में लिखा, मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद उसने कर ली। 17 साल की अदिति और 18 साल का राहुल भी ऐसा ही किया। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत होती है। अब स्टूडेंट्स को कोचिंग करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन की हेल्प से किसी भी जगह से अच्छी क्वालिटी टीचर से पढ़ सकते हैं। हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड जैसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। इसकी हेल्प से रूरल एरिया के स्टूडेंट्स भी हाई क्वालिटी वाला एजुकेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपेयर में बहुत ही सस्ता है। इसमें ना ही आपको ट्रेवल कॉस्ट, हॉस्टल फी और एक्सपेंसिव स्टडी मटेरियल की जरूरत है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री कोर्स ऑफर करते हैं, जिससे पढ़ना और आसान हो जाता है। कोर्सेरा और उडेमी 500 से 1000 रुपए से शुरू होने वाले कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो 1 से 2 लाख की कोचिंग फीस से कम है। यूट्यूब हजारों फ्री कोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी हमें प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल स्कूल हमें डिसिप्लिन और सोशल स्किल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ये सब प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स को फैक्ट याद करने के बजाय रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज पर काम करना चाहिए। रोबोटिक्स, AI, ऑटोमेशन और डिजिटल फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट्स स्कूल करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिका, चीन और सिंगापुर जैसे कंट्रीज ने प्राइमरी स्कूल में कोडिंग की शुरुआत पहले से ही कर दी है। AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग को हाई स्कूल एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। साल 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP ने क्लास 6 से कोडिंग रिड्यूस किया था, लेकिन इंडिया अभी भी स्कूल लेवल पर AI और कोडिंग एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में पीछे है। इंडिया स्किल बेस्ड एजुकेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है? क्लास 6 से AI, कोडिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस स्किल्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, टैक्स और बजट के बारे में सिखाना चाहिए। हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होने से पहले कम से कम 6 महीने की इंडस्ट्री इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। कंपनीज को रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कराने के लिए स्कूल्स और कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज में इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, कारपेंटरी और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा को यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर माना जाना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटीज में 50% थ्योरी प्लस 50% प्रैक्टिकल वर्क का मॉडल इंप्लीमेंट करना होगा और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक जैसे वोकेशनल स्कूल्स बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना।